ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी का जो है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पॉलिटी इन योर एग्जाम्स। तो पॉलिटी की बात करें हम सबसे पहले, तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हम सीडीएस की बात करते हैं। पॉलिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का रहता है। पूरे जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आर 100 एंड मार्क्स पर क्वेश्चन आर 0.83। ठीक है। और जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं इसमें 0.27। ये पूरा जीके का पैटर्न रहता है। अब एनडीए की बात करें तो फिर जीएटी में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है, टोटल ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150। मैक्सिमम मार्क्स इज 600। मार्क्स पर क्वेश्चन आर 4 एंड नेगेटिव्स आपके आते हैं 1.33 पर क्वेश्चन। फिर सब्जेक्ट की बात करें पॉलिटी की, तो सीडीएस में आपके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक ट्रेंड रहा है, इट इज अराउंड 18 to 20। और एनडीए में रहा है 9 to 10। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 18 to 20 तो फिक्स 18 to 20 ही आएंगे, कम ज्यादा भी आपके हो सकते हैं। बट ये एक जनरल ट्रेंड रहा है जो अभी तक फॉलोड हुआ है मैक्सिमम केसेस में, तो हम इसी को लेके चलेंगे। फिर प्रीवियस ईयर का कंपोजिशन देखे तो सीडीएस 1 2021 से लेके अभी रिसेंट सीडीएस 2 2022 का देखो आप। तो सीडीएस 121 में 19 क्वेश्चंस थे, 221 में 20 क्वेश्चन थे, सीडीएस 122 में 21 थे, और अगेन एकदम से सीडीएस 2 2022 में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, वो 13 पे पहुंच गया। ठीक है, ये सीडीएस का था। और एनडीए का देखा जाए तो एनडीए 1 2021 में 4 थे, एनडीए 2 में 9, एनडीए 1 में भी 9, और एनडीए 2 2022 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे आपके पॉलिटी से। तो भाई 2 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। प्रिपरेशन हमको सीडीएस वालों को 20 समथिंग क्वेश्चंस की रखनी है, एनडीए वालों को 9-10 क्वेश्चंस की रखनी है। ठीक है। फर्दर ये आपका सिलेबस रहेगा चैप्टर वाइज टॉपिक के हिसाब से। सबसे पहला पार्ट 1 हम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पढ़ेंगे, उसको हाईलाइट करके पढ़ेंगे। वो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में आप ये सारे चैप्टर्स होंगे आपके कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर। फिर पार्ट 2 आएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके साथ ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम। पार्ट 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 4 में स्टेट, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट। फिर लोकल गवर्नमेंट के ये दो चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड मिसलेनियस। के साथ साथ करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। सेंटर और स्टेट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं। कुछ रिसेंट बिल्स होते हैं, एक्ट्स वगैरह होते हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स हम यूज करेंगे, प्लस इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत एडिशन बी यूज्ड इन दिस कोर्स। ठीक। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों के लिए थोड़ा जानना जरूरी था। अभी इसके बारे में कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप लोग अभी इसको इकट्ठा कर लो, और फिर हम क्लास के एंड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट की जाए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारा आता है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, इसमें कंपनी रूल, क्राउन रूल, इसमें बहुत सारे एक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। अभी मैं आपको एकदम से पार्ट वन में चैप्टर 1 पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप चीजें फिगर आउट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें मिसिंग लिंक्स वगैरह होंगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम साइमल्टेनियसली ये भी कवर करेंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग होगी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां कुछ भी समझ नहीं आएगा आप लोगों को, प्लीज मुझसे पूछ लेना डायरेक्ट कि क्या डाउट है आपका। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की क्या जरूरत पड़ गई। 1934 में क्या हुआ कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि भाई इंडिया में एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, वो फर्स्ट टाइम किसने पुट किया, एम एन रॉय। ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टीज अभी प्रेजेंट हैं, उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एम एन रॉय से समझ लीजिए। तो यहाँ से भी आपका एक एक क्वेश्चन आता है, जो भी चीजें हाईलाइट कर रखी हैं मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ चुके हैं और कहाँ कहाँ से आएंगे। सो 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया आया एम एन रॉय के थ्रू। ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फिर इस चीज को फॉलो किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में, और फर्स्ट टाइम ऑफिशियली उन्होंने
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम कर सकें, बना सकें। ठीक है। और 1938 में फिर क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आईएनसी के बिहाफ पर बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम होना चाहिए, उसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्टेड होने चाहिए। ये कहानी थी। फिर 1940 में क्या होता है कि इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम आपकी डिमांड मानते हैं, एंड इट वाज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड। 1942 में फिर क्या होता है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं। ठीक है। ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, वो इंडिया में आते हैं। एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं, एक प्रपोजल उन्होंने बनाया होता है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल में रखे हुए थे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो हम ये चीजें लागू करेंगे। अब जो क्रिस्प प्रपोजल था, इट वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमें दो स्टेट्स चाहिए, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और दोनों की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज होनी चाहिए, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप जो ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए हो, वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट। तो फिर क्या होता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद एक कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। क्रिस्प प्रपोजल जो था वो अलग था, और जो कैबिनेट मिशन है वो अलग है। तो कैबिनेट मिशन आता है, वो इंडिया में भेजा जाता है। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है कि जो मुस्लिम लीग ने कहा था ना कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, इसका आइडिया कैंसिल कर देता है। ठीक है। लेकिन फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक ऐसा ढांचा सामने रखता है, एक ऐसा स्केच सामने रखता है कि जिससे मुस्लिम लीग जो है वो काफी हद तक सेटिस्फाइड हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। उनको समझ आ जाता है ठीक है अभी हम इसके साथ में आगे जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई नवंबर 1946 में। कौन सी स्कीम के अंडर, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके कुछ की फीचर्स थे। सबसे पहला, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। 389 इसकी टोटल स्ट्रेंथ रखी गई, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई, और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि कुछ जो जगहें थी उनको ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते थे, और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि ग्वालियर, भोपाल, बड़ौदा वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह थी। तो यहाँ पर क्या था कि जो उस टाइम के राजा महाराजा थे वो रूल करते थे, लेकिन सबसे ऊपर सुपरविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रहता था एक तरीके से। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो सब वो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी गवर्नर हुआ करते थे या फिर जो भी प्रिंस या किंग हुआ करते थे वो मैनेज करते थे। तो 389 में से 296 सीट्स गई ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स। तो जो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी उसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो कहां से लिए गए, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। अब जो ब्रिटिश इंडिया के पास भी सीट्स हुआ करती थी, टेरिटरी हुआ करती थी, उस टेरिटरी में भी उन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखे थे, जो भी आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लो कि उसमें कुछ प्रोविंसेस ऐसी थी, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर गवर्नर रूल किया करते थे, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर चीफ कमिश्नर्स जो हैं वो रूल किया करते थे। प्रोविंस यानी कि एरिया या फिर राज्य। तो 292 में से, सॉरी 296 में से 292 जो मेंबर्स थे वो गवर्नर्स प्रोविंसेस से लिए गए थे, और जो 4 मेंबर थे वो लिए गए थे कमिश्नर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से, हर में से एक लिया गया था। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे आपके, या फिर जो छोटे स्टेट्स थे, उन लोगों को उनकी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में दिया गया। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। रफली एक सीट जो थी वो हर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से थी, कि भाई 10 लाख लोगों पर एक सीट प्रोवाइड करा दी गई। अगर आपके स्टेट में 20 लाख लोग हैं तो फिर 2 सीट्स हो गई आपकी। ठीक है। तो ये इन लोगों ने इस तरह से कैटेगराइजेशन किया। फिर इसके साथ साथ जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर जो भी सीट्स थी उनको 3 अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड किया गया। सबसे पहली कम्युनिटी मुस्लिम, दूसरी कम्युनिटी सिख्स, और तीसरी थी जनरल। मतलब उसमें मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा हिंदू, जैन, बौद्ध वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। और ये चीज भी उन्होंने उनकी प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रखी। फिर नेक्स्ट चीज, हर जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव थे
they were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote. तो इसमें बस हमें इतना समझना है कि हर जो ये कम्युनिटी थी, इनमें से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए, उनको उनकी कम्युनिटी के लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस के थ्रू चूज किया, और जो वोटिंग का मेथड था दैट वाज फ्रॉम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा प्रेसिडेंट वाले इलेक्शंस वाली जो चैप्टर रहेगा उसमें उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है जी इसका। सर। हाँ जी सर ये मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स वाला सीन नहीं था क्या सर इसमें? मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स जो होते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दिया था सर, उसका मैं वही ये जो ऊपर वो पॉइंट। वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में कवर करूंगा मैं। अच्छा सर, ओके ओके सर। ठीक है जी सर। ठीक। अब इसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको जो उनके प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे उन लोगों ने भेजा, किसी ने अपने सेक्रेटरी को भेजा, किसी ने अपने बेटे को भेजा, या फिर किसी ने किसी और को भेजा। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रिंसली स्टेट्स के हेड ने खुद ही नॉमिनेट करके भेजे। तो ये इनका कंपोजिशन था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, यहाँ नॉमिनेशन हुआ है, यहाँ इलेक्शन हुआ है। तो भाई आधी नॉमिनेट होके आई थी, आधी इलेक्ट होके आई थी। तो ये भी एक मेजर आपका पॉइंट आता है, आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें आ सकता है कि भाई चार स्टेटमेंट दे दी जाएंगे आपको कि इंटायरली इलेक्टेड एंड इंटायरली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड एंड इंटायरली नॉमिनेटेड, ये सब दिया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना है इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है। फिर जो मेंबर्स थे दे वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। जो मेंबर्स थे उनको भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा था, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके थ्रू, जो खुद इलेक्ट होके आए थे। तो रिप्रेजेंटेटिव भी चूज किए जा रहे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे 296 सीट्स के लिए जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की थी, वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। किसने कितना जीता ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप लोगों को मेन फोकस उसी पे करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप 24/7 आवर्स सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नॉन हाईलाइटेड वाला पार्ट भी अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को अगर आपको नॉलेज जैसे मुझे काफी ज्यादा इसमें लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी सीख करने के लिए पढ़ना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन हाईलाइटेड वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, तो अब इसके हाँ, अभी तक कोई डाउट किसी को? जी नहीं सर। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। This is Nikhil, sir. I have a doubt. हम्म। Sir, what is the major difference between being elected and being nominated? बीइंग इलेक्टेड, इलेक्शन भाई आपको वोटिंग के थ्रू होता है। नॉमिनेशन में भाई आपको कोई भी नॉमिनेट कर सकता है, मतलब कि मैं अगर कहीं का राजा हूँ और मैंने बोल दिया कि ये बंदा जो है ये मेरा बेटा है, ये जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा, तो मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया। सिंपल सी चीज। ठीक है। और इलेक्शन में चार बंदे खड़े हुए हैं कि भाई मुझे जाना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन चारों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे भी मॉडर्न टाइम्स में डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस एंड द नॉमिनेशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक। Yes, sir. Your point. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है। फिर आते हैं वर्किंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वर्किंग है वो कैसे स्टार्ट हुई, काम धाम इन लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946 को। ये डेट हमें याद रखनी है। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया कि भाई हमको तो पाकिस्तान चाहिए। तो मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स आए। अब डॉक्टर सच्चिदानंद जो साहा थे, सिन्हा थे जे, वो उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया असेंबली का। ठीक है, वो फ्रेंच प्रैक्टिस मीटिंग अगर करेंगी वो जो सबसे बड़ा इंसान होगा एज के हिसाब से उसको हम मीटिंग का चेयरमैन बना देंगे। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया गया। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम डॉक्टर अगर मेंशन्ड नहीं है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आता ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिसंबर 13 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो असेंबली में रेज किया। ठीक है। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जो फंडामेंटल्स रहेंगे, जो फिलोसफी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी जानकारी, सारी डेफिनेशंस वगैरह हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फर्दर जाके हमारा प्रियम्बल बनता है। तो ये भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है, ये डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी, हमें बस इतना देखना है कि इस रेजोल्यूशन को असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया एक मत के, अनएनिमसली, सबने बिना डिफरेंस के, बिना किसी झगड़े के इसको जनवरी 22 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वही हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। ठीक, अब बात आती है इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या चेंजेस हुए? अप्रैल 28 1947 को जो 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी असेंबली में शामिल हुए। ठीक है, फिर जून 3 1947 को माउंट बैटन प्लान आया। माउंट बैटन प्लान में सिंपल सी बात की गई थी, भाई पाकिस्तान के पास में ये एरिया जाएगा, इंडिया के पास ये एरिया जाएगा। उसके बाद में एक्सक्यूज मी पूरा सर, का पूरा। हाँ जी। सर ये जो 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है सर, सर ये स्टेट्स जो है ये जानना जरूरी नहीं है सर कि कौन से स्टेट्स हैं या क्या स्टेट्स है नहीं सर? नहीं नहीं। जी सर, ओके सर। ठीक है, तो माउंट बैटन प्लान आया जून 3 1947 को, कंट्री का हमारा पार्टीशन हुआ। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे मैक्सिमम बाकी प्रिंसली स्टेट्स के, वो भी धीरे धीरे आके असेंबली में जम गए कि भाई ठीक है, अब तो ये चीजें फाइनल हो ही गई, तो असेंबली हमें ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, इंडियन डोमिनियन के, जो इंडिया के पार्ट में, जैसे इंडिया में भी क्या था ना, मुस्लिम लीग में बहुत जगह इलेक्ट हुई थी, यूपी में और बाकी बहुत सारी जगह इलेक्ट हुई थी मुस्लिम लीग। तो वो जो लोग इलेक्ट होके आए थे, वो लोग इंडियन डोमिनियन के जो अंदर थे, उन लोगों ने भी असेंबली ज्वाइन कर ली। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था, उसमें असेंबली के बारे में कुछ चेंजेस लाए। 3 मेजर चेंजेस आए। सबसे पहला, उन्होंने ये बोला कि असेंबली वाज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। कि असेंबली जो है वो पूरी तरह से संप्रभु बॉडी रहेगी, कोई उसके ऊपर नहीं, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती कि भाई आपने गलत कानून बनाया, सही बनाया, नहीं। असेंबली वाज अ फुली सोवरेन बॉडी, पूर्ण संप्रभु थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। असेंबली के पास अब 2 फंक्शन आ गए थे। पहला फंक्शन तो ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फ्री इंडिया का। और दूसरा, वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करने लगी थी, जैसा अभी आपकी विधानसभाएं होती हैं। विधानसभा इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह ऐसे एक्ट करने लगी थी। उनको एक और काम दे दिया गया कि आपको देश के लिए कानून भी बनाने हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रहे हैं, लेकिन यू हैव टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री एज वेल। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास में 2 रोल्स हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो साइमल्टेनियसली कभी भी ये रोल फॉलो कर रहे थे, ये दोनों टास्क अलग अलग दिनों में परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, पहला क्या था कि द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर। Whenever the assembly met as the constituent assembly body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by the GV Mavlankar. जब भी असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी कि भैया आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें संविधान बनाना है, तो उस टाइम पे उसके चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलती थी कि अब हम देश के ऑर्डिनरी लॉज, इन सबसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में इनको बनाएंगे, तो उसके चेयरमैन हुआ करते थे जीवी मावलंकर। सर ये इनमें दोनों के दोनों। हाँ जी, बोलिए। सर इनमें डिफरेंस क्या हो सर? ये दोनों स्टेटमेंट्स सर काफी सिमिलर ही लग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का सर काम मतलब बेसिकली इज मेकिंग ऑफ द लॉज एंड वापस से जो जीवी मावलंकर थे सर, इनके भी मतलब अंडर जो है द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूज्ड टू मेक ऑर्डिनरी लॉज। तो डिफरेंस क्या हुआ सर? दोनों सेटिंग्स के डिफरेंस ये हुआ कि अलग अलग चीजें हो कॉन्स्टिट्यूशन सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन काफी सारी चीजें करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉस के अलावा वहाँ की बहुत कुछ आ जाता है। ऑर्डिनरी लॉज को फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग, जो मेजर लॉज आपके आते हैं डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, जो काफी सारे पुराने लॉज थे जो ब्रिटिश वगैरह लगा के गए थे, उन सारे लॉज को रिफाइन करके करना था। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उसकी सब पार्टी हो जाता है, लेकिन उसका फंक्शन उन लोगों ने अलग कर दिया कि भाई हम ये दोनों चीजें एक दिन डिस्कस नहीं करेंगे। और ठीक है, सर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस मीटिंग को प्रेसाइड करते थे सर, उसका इंटेंशन क्या था सर? मतलब बेसिक इंटेंशन क्रक्स में? उसका बेसिक इंटेंशन ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है पूरी इंडिया का, सब कुछ उसमें होना चाहिए, ए टू जेड, सब कुछ चीजें। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो सिर्फ डे टू डे रूटीन कानून या फिर लॉस है उनको लेकर रिलेशन रिलेशन में थी। ठीक मतलब है, ये बेसिकली सिनर्जी में काम कर रहे थे सर, मतलब क्योंकि फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है सर मुझे। एब्सोल्युटली सिनर्जी में तो रहेंगे, दोनों एक ही बॉडी थी, बस उनके फंक्शंस अलग अलग डेज पे अलग अलग डिफाइंड थे। सो दे विल वर्क इन अ सिनर्जी। ओके सर, ओके सर। ठीक है, उसके बिना वो काम कर ही नहीं सकते ना।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों फंक्शन जो थे ना वो सर नवंबर सर 26। हाँ जी बोलिए। सर एक बेसिक मतलब एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी में। बेसिक डेफिनेशन यही है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी वो डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंस रिलेटेड वो हेलो कॉन्स्टिट्यूशन सर। से रिलेटेड काम करेगी, ठीक है, और जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो ऑर्डिनरी लॉज को कंपाइल करेगी, इनेक्ट करेगी। हेलो सर। हाँ जी। सर आप प्लीज लेक्चर के बाद में आप ले सकते हो क्या इनके डाउट्स? लेक्चर के बाद, लेक्चर यस के बाद थोड़ा सा सर, मुश्किल हो डिस्टर्बिंग जाएगा। बहुत हो रहा है, फ्लो नहीं टूट जाता है। मैं आपका समझ रहा हूँ, वो चीज मैं फ्लो समझ रहा हूँ, लेकिन देखो बात ऐसी है कि लेक्चर के बाद में कई लोग डाउट्स भूल जाते हैं अपने, ठीक है। तो हाउएवर टाइम थोड़ा बहुत टाइम लगने दो, लेकिन यार डाउट्स उस टाइम पे लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे नहीं, होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप उसके बाद भी लेक्चर के बाद भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं तो, लेकिन अगर मेजर डाउट है तो आप तुरंत पूछ लो, ठीक। you तो can write your doubt हाँ ये भी कर सकते हो, लास्ट में भी ले सकते हो, जैसे and आपकी then ask मर्जी है after वैसे the class। कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो चलो शुरू करें। तो फिर क्या होता है कि नवंबर 26 को ये दोनों फंक्शंस 1949 तक चलते रहे, और उसके बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब खत्म हो गया तो फिर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी पूरी बनी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करने लगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नवंबर 26 1949 को खत्म हो चुका था। अब जो मुस्लिम लीग मेंबर्स थे जो पाकिस्तान वाले एरिया से बिलोंग करते थे वो असेंबली से विड्रू कर गए कि भैया फॉर्मली विड्रू करके हम इसमें नहीं आएंगे। तो जो असेंबली की 299 की स्ट्रेंथ थी, सॉरी 389 की जो स्ट्रेंथ थी ओरिजिनली, वो 299 पे आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि और क्या क्या फंक्शंस रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऑर्डिनरी लॉज भी इनेक्ट करे, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और फंक्शंस भी लिए हैं। सबसे पहला, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। मई 1949 में इन्होंने फॉर्मली रेटिफिकेशन दिया, साइन किया कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का एक पार्ट बनेगा, एक मेंबर बनेगा उसका। दूसरा, इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 को। नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन को इन्होंने अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। और नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम को इन्होंने अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। और जनवरी 24 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया। तो ये सारी डेट्स भी आपको याद रखनी है। फिर एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भाई असेंबली में कितना टाइम लगा। असेंबली ने टोटल 11 सेशंस लिए, 2 साल 11 महीने 18 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो 11 18 और 2 है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को छान मारा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे 114 दिन पे डिस्कशन हुआ, और टोटल एक्सपेंडिचर जो आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दैट वाज अराउंड 64 lakhs। जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे काम करने लगी जनवरी 26 से लेके, जनवरी 26 1950 से लेके जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस लोकसभा के हुए थे 1951 1952 तक। उसके बाद जो लोग इलेक्ट हुए वही फिर आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के तौर पर आए, लोकसभा और राज्यसभा के तौर पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम कि कमिटीज कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो बहुत सारी कमिटीज थी, हर कमेटी का अलग अलग काम दे रखा था इन लोगों ने। तो ऑल इन ऑल 8 मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज थी। हमें मेजर कमिटीज में से ही पढ़ना है, क्योंकि मेजर कमिटीज में आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो मेजर कमेटी में सबसे पहले आती है आपकी यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, द चेयरमैन वाज सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, द चेयरमैन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन थे सरदार पटेल। इस कमेटी की कुछ सब कमेटीज भी थी, इनको वैसे ज्यादा कभी आती नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक देन यू कैन हैव अ लुक एट दीज एबीसीडी इन ई। ये कभी आई नहीं है ऐसे। सिक्स्थ कमेटी वाज रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, द प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी कि भाई स्टेट्स के साथ में निगोशिएशन करना है, प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी निगोशिएशन वगैरह करना है, उन सबको मिलाना है, तो उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। एंड स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
माइनर कमिटीज आती हैं, माइनर कमिटीज वी डोंट हैव टू स्टडी, वो कभी आई नहीं है और मेरे ख्याल से आएंगी भी नहीं। सबसे पहले हम एक मेजर कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी वाज अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही था कि ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इसको सेटअप किया गया अगस्त 29 1947 को। इसको जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था उसका ड्राफ्ट बना है। जैसे हम कोई भी चीज करते हैं ना, कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं, कोई पोयम लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो हम उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उसको फाइनल टच देते हैं। तो उसका जो ड्राफ्ट था उसको तैयार करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था कि भाई आप इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करेंगे। इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, इसके मेंबर्स आपको सारे याद रखने हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एंड देन एन माधव राव। एन माधव राव ने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को, जिन्होंने अपनी तबीयत की वजह से रिजाइन कर दिया था। एंड देन द लास्ट वन वॉज टी टी कृष्णमचारी, उन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था, जिनकी मौत 1948 में हो गई। सो दीज वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने सारी कमेटी से बातचीत करी, बहुत सारी रिसर्च की, और पहला जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो पब्लिश किया फरवरी 1948 में। फिर ये ड्राफ्ट वगैरह था, इसमें लोगों के कमेंट्स वगैरह मांगे गए, लोगों को 8 महीने दिए गए टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स, कि भाई इसमें आपको क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है। डिस्कशन वाज ओपन टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक कमेंट्स आए, क्रिटिसिज्म आई, सजेशंस आए, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसके बेसिस पे एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, दैट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। ठीक है, तो ओवरऑल इनको तकरीबन 6 महीने से कम लगा। 141 डेज के लिए ये लोग बैठे और इन्होंने पूरा जो इसका फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया। तो यहां से अगर क्वेश्चन आपका आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लोगों का पार्टिसिपेशन रहा कि नहीं रहा, तो एब्सोल्युटली यस, इट वाज ओपन टू द पीपल एज वेल, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। फिर इनेक्टमेंट की बात आती है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो असेंबली में नवंबर 4 1948 को फर्स्ट रीडिंग के लिए रखा। असेंबली ने इसके ऊपर डिस्कशन किया तकरीबन 5 दिनों तक। फिर उसके बाद इसका सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई। तो सेकंड रीडिंग में क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन, मतलब हर पैराग्राफ पे, हर लाइन पे बात हुई। ठीक है, ये भी कुछ दिनों में खत्म हो गया। इस स्टेज में 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, जिसमें से 2473 एक्चुअली डिस्कस किए गए असेंबली। ठीक है, फिर इसकी थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है, ड्राफ्ट होती है नवंबर 14 1949 को। ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने एक मोशन दिया असेंबली में, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा असेंबली ने डिस्कस किया है उसको वैसा ही पास किया जा रहा है। The motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949, और सारे मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स उस पर लिए गए। तो 299 मेंबर्स में से 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन पे, उन्होंने साइन किया। ये डेट मेंशन्ड है प्रियम्बल में, जिस डेट को पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और उसको एनेक्ट भी किया गया। ठीक है, तो इसमें चीज क्या आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, उसमें आपका एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। हालांकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में है, लेकिन पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, उसके बाद में प्रियम्बल इनेक्ट किया गया था। ठीक, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई क्वेश्चन फिलहाल? नो सर। ठीक है, अब सर इन्फोर्समेंट एक का वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन्फोर्समेंट में क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कुछ हेलो। प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सिटीजनशिप से लेके, इलेक्शन से लेके, पार्लियामेंट से लेके, ये सब चीजें चेंज होती रही, क्योंकि कुछ सालों तक ये सब चीजें क्लियर नहीं थी। तो जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो जनवरी 26 1950 को इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, इसी डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं हम, और रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 26 की एक्चुअली एक हिस्टोरिक क्या बोलते हैं, रेफरेंस था, क्योंकि इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा जो था वो इसी दिन दिया गया था लाहौर सेशन में, कांग्रेस की मीटिंग में, दिसंबर 1929 में। तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हाँ,
तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ ना, तो जितना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्चुअली ये दोनों एक्ट जो थे ना, इन दोनों एक्ट से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट वाला, वो बहुत हैविली इन्फ्लुएंस था। काफी सारी चीजें इनमें से ली गई थी। तो ये जो लॉज थे, ये एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए थे, तो इनको रिपील कर दिया गया, टोटली हटा दिया गया। ठीक। फिर आगे बात आती है आपकी एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस। ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे काम का नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हमारे काम का नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये आपको जानना चाहिए कि हमें भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, कभी नहीं आया और वो रिलेवेंट भी नहीं है सीडीएस के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए हो सकता है, लेकिन सीडीएस के लिए नहीं है, तो वो हमें नहीं पढ़ना। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कुछ, इनसे भी आपके एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर बीएन राव वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिसको लीगल एडवाइजर बोलते हैं, वो लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एच वी आर अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एस एन मुखर्जी वर द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, वो कैलीग्राफर थे। तो जितनी भी सजावट का काम है, कैलीग्राफी का काम है, वो सब का सब उन्होंने इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण राजा, क्वेश्चन आपका आ सकता है एफकेट में भी, सीडीएस में भी। फिर ओरिजिनल जो वर्जन था उसका जो बाकी का ब्यूटिफिकेशन था, डेकोरेशन था, जैसे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो श्री राम जी, सीता जी और जो लक्ष्मण जी हैं, उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, महाभारत की बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो ये पूरा डेकोरेशन ब्यूटिफिकेशन शांति निकेतन के आर्टिस्ट, जिसमें नंदलाल बोस और बेहार राम मनोहर सिन्हा थे, ये लोग इंक्लूडेड थे, उन लोगों ने किया। बेहार राम मनोहर सिन्हा ने उसको इलिमिनेट किया, ब्यूटिफाई किया, और भी बहुत सारी चीजें जो प्रियम्बल वगैरह में थी, वो सब उन्होंने ऐड करी। और जो हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी है वो की थी वसंत कृष्ण वैद्या ने, और उसका डेकोरेशन किया था नंदलाल बोस ने। तो ये फैक्ट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है। एंड हियर वी एंड अवर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो डाउट्स इसमें है पहले मुझसे पूछो। सर एक ऊपर करणवीर, या सर ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी मेंशन्ड है सर, स्टीयरिंग कमेटी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या है सर? स्टेयरिंग कमेटी का काम क्या है, ये मतलब मैं एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन जी सर। जहां तक मुझे लगता है स्टेयरिंग कमेटी क्या बोलते हैं, बेसिकली जो भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी मतलब कमेटी होती है, उसके मेन गोल के साथ साथ उसके बहुत सारे सब गोल्स भी होते हैं। ठीक है। उन सब गोल्स को टेक केयर करना, उन चीजों को देखना, ये बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है। मतलब इसके एक्चुअल नाम पर अगर आप जाओगे ना, स्टीयरिंग मतलब किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना। ठीक है। तो जो भी एडवाइजरी वाला काम रहता है ना, वो स्टीयरिंग कमेटी का रहता है। ओके ओके सर। या नेक्स्ट। सर अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स क्या होता है? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स चैप्टर हाँ। आगे है, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना बताता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा स्टार्टिंग में था वैसा अभी नहीं है। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें चेंज होती रहती हैं, अमेंड्स होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कशन होगा कि अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर ऑर्डिनरी लॉ और फंडामेंटल लॉ में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये भी आपको फंडामेंटल राइट्स में समझाऊंगा अच्छे से। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन और इनएक्टेड में क्या एक कंफ्यूजन क्वेश्चन कभी कभी आता है उसमें, क्या सीडीएस के एग्जाम या बाकी एग्जाम्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था और कब इनएक्ट हुआ था? देखो, अडॉप्ट मतलब आपने उस पर साइन कर दिया कि भाई हाँ, ये मतलब कि आपका सिग्नेचर वगैरह है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि वो कानूनन तौर पे मतलब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। आपने किसी चीज पर साइन कर दिया, उसके बाद में आपने कंसर्न अथॉरिटी को दिखाया, अथॉरिटी का अप्रूवल हो गया, देन इट इज इनेक्टेड। सो मतलब अडॉप्ट नवंबर 26 को हुआ था और इनएक्ट कब हुआ था फिर? इनेक्ट की डेट भी शायद उसी में थी ना, लेट मी सी। सर वैसे अडॉप्टेड की तो दी हुई थी उसमें, एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट तो सर फिर उसी दिन हुआ था। सर। 1950। एक सेकेंड। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 1949। सेम था वो डेट, सेम था। सेम डेट है भाई, एक ही दिन को दोनों काम हो गए थे इनके। अडॉप्टेड ठीक है।
एक ही दिन को होते, एक सेकंड कहाँ गया वो? सर वो एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, पेज नंबर 25 2 पॉइंट। सर एक सेकंड केम इनटू फोर्स सर। वो एक ही डेट को हुआ था भाई, ठीक है, एक ही डेट को उन लोगों ने इसको सिग्नेचर भी कर दिए थे। बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स थे वो भी उसी दिन आ गए थे, उन लोगों को उनके पास भी भिजवाया गया और सब ने उसको एक ही दिन निपटा दिया। ठीक है, बात के लिए काम नहीं छोड़ा। सर हाँ, सर पेज नंबर 2.5 सर लिख रखा है सर, रिमेनिंग प्रोविजन द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कौन ऑन सा पेज नंबर? 10, कौन सा पेज 26, नंबर? 1950। रुको, कौन सा 2.5 पेज नंबर? सर अच्छा, कमिटीज के बाद वाला 2.5 पेज और नीचे में, इसके नीचे में 26 जन 1950। ड्राफ्टिंग के बाद सर, एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के और नीचे, यहाँ पे और नीचे सर, और नीचे। हाँ, एनफोर्समेंट, हाँ हाँ उससे सर शुरू में पहले ये लिख रहा है, कहाँ पे? एनफोर्समेंट के पहले एनैक्टमेंट ऑफ एनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, मुझे स्पेसिफिकली बताओ। सर एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर, इसके पहले वाला वो है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला एनफोर्समेंट और ऊपर। Yes. कौन हाँ, से पैराग्राफ की बात कर रहे हो? क्या डाउट है मुझे पहले ही बताओ। Sir, yes, sir, it is 26 November 1949. Where it is, हाँ ये है तो है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है इसमें कि भाई इसको पास कर दिया नवंबर 26 1949 को। इट इज द डे इट वाज इनेक्टेड एंड क्या नाम है, अडॉप्टेड। ठीक है, कमेंस्ड हुआ था बाद में, अच्छा कमेंस जनवरी 26 को हुआ होगा। जनवरी 26 1950 को। जी थैंक यू सो मच सर। कंफ्यूजन मत न सर confuse मत एनफोर्स करो। सर एनफोर्स Enforce और मतलब कमेंस सर एक ही बात। लागू करना। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। सर एनफोर्स और कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी को और अडॉप्ट और एनेक्ट हुआ था 26 नवंबर को। Right. बिल्कुल। हाँ सर मैं यही चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्यूज है मी सर, या थोड़ा आप स्पीड कम कर सकते हैं क्या अपने बोलने का? इट्स जस्ट ठीक गोइंग टू फास्ट। ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप अप विथ यू। लेकिन एक चीज है देखो, अगर मैं ज्यादा स्लो होऊंगा ना तो फिर आप लोगों का सिलेबस है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं एक सजेशन आप लोगों को दूंगा, अगर किसी किसी को अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगती है ना, तो जब रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल होंगे ना तो आप थोड़ा सा उसमें 1x स्पीड है ना माइनस कर देना। ठीक है, ओके ओके। ठीक। फिर सैलिएंट फीचर्स की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स थे, क्या था। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है। ठीक है, हालांकि उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कंट्रीज के हैं, लेकिन फिर भी इसको यूनिक कहा जाता है। ठीक है, अभी तक क्या है कि 1949 में जो अडॉप्ट किया गया था तब से लेके अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, बदलाव हुए हैं, दैट वाज 7, 42, 44, 73 एक्सेट्रा। ये सारे बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसको लेके पूरा एक अलग चैप्टर है। और जो 42nd अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। ये बेसिकली आपका इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, गवर्नमेंट को कोई देखने वाला नहीं था, तो उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए। तो इतने सारे चेंजेस लाए गए थे कि इसको कहा जाने लगा कि भाई इसने आपने इसके अंदर एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और डाल दिया है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, ये भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई आर्टिकल 368 के थ्रू जो गवर्नमेंट को पावर मिली होती है अमेंडमेंट करने की, उससे वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब भी आगे एक्सप्लेन होगा। अब हमें पढ़ना है कि सैलिएंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसी स्पेसिफिक चीजें क्या हैं जो इसे खास बनाती हैं। तो सबसे पहले आता है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली 2019 नहीं 2022 के हिसाब से देखा जाए
तो मेरे ख्याल से 470 आर्टिकल्स तो नहीं, इसको मुझे डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको आप वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है, कि 2019 के हिसाब से कितने, प्रियम्बल तो एक ही है हमारे पास में, आर्टिकल्स थोड़े कम ज्यादा हुए होंगे, पार्ट्स भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम है, शेड्यूल्स भी 12 ही है, ठीक। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत बड़ा था। इसका एलिफेंटाइन साइज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहला रीजन आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारा देश बहुत बड़ा है, द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। तो हर कम्युनिटी को, हर लोगों को कैटेगराइज किया गया है, हर लोगों का ख्याल रखा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। मैंने बताया था ना, एक तो 1947 वाले एक्ट का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है। इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि हो गया। फिर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। और डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम वकील वगैरह ज्यादा थे, ठीक है। तो वकील वगैरह ज्यादा थे, तो उन्होंने एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम किया है, तो इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी बड़ा हो गया। तो आपसे अगर फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो ये फैक्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथी होने के लिए। दूसरा आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली एक्लेम्ड कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है वो फ्रेम किया गया आफ्टर रेनसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता थे, हमने उनको छान मारा है, उनसे चीजें उठाई हैं, और तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। कुछ कानून है, बाकी सारी चीजें हैं वो वहीं से उठा ली गई हैं। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो आइडियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज के, जो बाद में ऐड हुई हैं, ये सब आपके अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैबिनेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या फंक्शंस रहेंगे, ठीक है, जो संसद है वो कैसे फंक्शन करेगी, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाकी जो प्रोविजंस हैं वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, सब जगह से लिए गए हैं। लास्ट में टेबल है, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो आपकी फेडरल स्कीम है। मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, ये सारी डिटेल आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। More than half of the provisions of constitutions are identical to or bear a close resemblance to the Act of 1935. तो इसके लिए क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि भाई आपने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी कर दी, ठीक है। तो काफी सारी जो डिटेल्स हैं वो सब चीजें यहाँ से ली गई थी। फिर नेक्स्ट, प्लीज म्यूट योर माइक, जब क्वेश्चन पूछना तब उसको अनम्यूट कर लेना। फिर आता है नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को अलग अलग, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, किसी को रिजिड कहा जाता है कि भाई इसमें चेंज नहीं हो सकते, किसी को फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें कि स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है अमेंडमेंट लाने के लिए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट्स आप नॉर्मल तरीके से कर सकें, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी लॉज के अमेंडमेंट होते हैं, ऑर्डिनरी जो आपके नॉर्मल कानून होते हैं उनको आपको अमेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? अगर मान लीजिए 50 लोग प्रेजेंट है, तो फिर 26 लोग अगर उसके हाथ खड़ा कर दें कि भाई हाँ ठीक है इसको पास किया जाए, तो वो पास हो जाता है। ये आपका ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल मेजोरिटी होती है। एक होती है सर ये स्पेशल डिसाइड कौन करता है सर? कौन, किस चीज का डिसाइड कौन करता है सर कि किस चीज ये के बारे में, मतलब, सॉरी सर, किस चीज के बारे में डिसाइड कौन करता है? कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये इसके बेसिक के अंदर आएगा या रिजिड के अंदर आएगा, फ्लेक्सिबल के अंदर ये आएगा, आइडियाज पार्लियामेंट? हैं, ये आइडियाज हैं, ये कोई फिक्स चीजें नहीं होती। लोग अपने अपने, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से कमेंट करते हैं, तो लोगों के कमेंट को एक तरीके से लिया जाता है। कोई बोलेगा कि ऐसा है, कोई बोलेगा वैसा है, तो वो सारे कमेंट स्टडी किए जाते हैं और फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स क्वेश्चन नहीं किस होता। टाइप से आएगा सर? क्या क्वेश्चन किस टाइप से आएगा सर इस पे? इसमें से क्वेश्चंस नहीं ब्लेंड आएगा, ऑफ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी पे? इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अच्छा, ओके सर, ठीक है। और थैंक यू फ्लेक्सिबल सर। क्या है? जो भाई ऑर्डिनरी लॉज के हिसाब से आपका चेंज हो सकता है।
तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, या फिर उसको रिजिड और फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं उसमें। ठीक है, कि भाई रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, और ये भी कहा जाता है कि रिजिड नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों चीजें कही जाती हैं। कैसे? आर्टिकल सर 368। हाँ, सर लेकिन ऐसा क्यों है कि सर जो हाई कोर्ट और सर सुप्रीम कोर्ट है उसको सर कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ इंटरप्रेट करने का सर पावर है? ये सब बाद में आएगा भाई। ठीक है, तो आर्टिकल 368 जो है वो आपको दो टाइप के अमेंडमेंट्स की फैसिलिटी देता है। पहला होता है सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजंस होते हैं वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही पास किए जा सकते हैं या फिर चेंज किए जा सकते हैं। मतलब जितने मेंबर्स इकट्ठे हैं उसमें से 2/3 की मेजोरिटी होना चाहिए हर हाउस में, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर 100 लोग हाउस में प्रेजेंट हैं तो उसमें से 2/3 यानी कि 60+ लोग होने चाहिए। अगर वो लोग यस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं किसी चीज के सपोर्ट में, तो भाई उसको पास माना जाएगा। वहीं नॉर्मल आपकी जो मेजोरिटी होती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है, उसमें 100 लोग प्रेजेंट हैं तो उसमें से 50 या 51 अगर लोग हाँ कर देंगे तो फिर भाई आपका वो चीज पास है या फिर अमेंडेड होती है। तो 2/3 मेजोरिटी आपको स्पेशल मेजोरिटी कही जाती है। और कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो अमेंड होते हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट की, प्लस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा में राज्यसभा में लोग हैं उसमें से 100 में से 60-70 लोगों ने हाँ कर दिया उसको अमेंड कर दिया, नहीं। दूसरे केस में उन 60-70 लोगों का रेटिफिकेशन भी चाहिए, प्लस जो आधे से ज्यादा स्टेट्स हैं उनकी विधानसभाओं के पास भी जाएगा, वो लोग भी जब उसको पास करेंगे तब जाके उसको पास माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई इट इज नॉर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, कि रिजिड भी नहीं है फ्लेक्सिबल भी नहीं है, या फिर रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो आपकी सिंपल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है कि भाई कोई भी कानून लाया गया सब लोगों के सामने, स्पीकर ने पूछा भाई कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, 100 लोग प्रेजेंट हैं, 100 में से 52 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको पास मान लिया गया। ठीक है, और 48 लोगों ने मना कर दिया तो वो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको सिंपल मेजोरिटी मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी वाली चीजें होती हैं वो आपके आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आती। आर्टिकल 368 के अंदर में सिर्फ आपकी स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी वाली चीजें आती हैं। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फेडरल। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को लेके स्पेसिफिक अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का अलग चैप्टर है, फेडरल सिस्टम का अलग चैप्टर है, और ये जितनी भी चीजें हैं ना इन सब का अलग अलग चैप्टर है। तो अभी आप लोगों को बस इसका बेसिक बेसिक समझना है कि मैं क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो समझने के बाद में जब हम इसके स्पेसिफिक चैप्टर्स पे जाएंगे इनमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उन चीजों को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, फेडरेशन की बात करता है, कि भाई फेडरल सिस्टम या फेडरेशन क्या होता है कि दो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों का डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स रहती है दोनों के पास में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंटरफेयर नहीं है किसी का, और बाई कैमलरिज्म है। बाई कैमलरिज्म क्या होता है? दो हाउस होना, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये फीचर्स हैं, ये इसको फेडरेशन का रूप देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं या फिर नॉन फेडरल फीचर्स हैं। दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप का क्या नाम फीचर है, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन दूसरे सेंस में देखा जाए तो इंट्रीगेटेड भी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में समझाऊंगा मैं आपको। स्टेट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर के थ्रू होता है, प्रेसिडेंट करता है। तो एक तरीके से स्टेट गवर्नर है वो स्टेट पे कंट्रोल भी रखता है। ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डेपुटेशन पे लोगों को भेजती है अलग अलग स्टेट्स में, तो उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स पे इस तरह से कंट्रोल भी करती है, और इमरजेंसी प्रोविजंस भी होती है, उस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। तो जो फेडरेशन नाम का वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि स्टेट्स एक साथ साथ में आए कि भाई चलो एक हम फेडरेशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, इस तरह ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में। ठीक है, तो
इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। दूसरा, नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। किसी स्टेट के पास में ये अधिकार नहीं है कि भाई वो इंडियन फेडरेशन से बाहर हटना चाहे, कि नहीं भाई कल को कोई स्टेट बोल दे कि हम इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फेडरेशन वर्ड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 1 में दो चीजें स्पेसिफाइड की गई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म बोला गया है बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उसका जो फॉर्म है वो फेडरल फीचर्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी अगर आत्मा को देखा जाए तो वो यूनिटरी है। ठीक है, फेडरल फीचर्स कौन से, ये यूनिटरी फीचर्स कौन से, ये, इनको लेके पूरा चैप्टर है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसमें। और उसके साथ साथ केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल कहा है, क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन फेडरल है ये। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का है मॉरिस जोन्स ने, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है ग्रेन वाइल्ड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कॉर्पोरेशन पे बेस्ड है, जो लेजिस्लेटिव है आपका और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, मतलब एक होती है आपकी संसद, ठीक है, और दूसरी होती है आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जिसमें आते हैं आपका कैबिनेट। तो जो कैबिनेट है वो संसद पे उत्तरदायी रहती है, वो लोग जाते हैं संसद में बैठते हैं, और क्या अगर क्या नाम है लेजिस्लेटिव के लोग उनसे सवाल करते हैं, पूरी संसद में कोई भी सवाल पूछ सकता है, उसका सिस्टम वगैरह है, तो एग्जीक्यूटिव को उसका जवाब देना पड़ता है। तो इनमें आपस में कोऑपरेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता है वो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स रहता है। उसमें कांग्रेस अलग इलेक्ट होके जाती है, जो अमेरिकन क्या नाम है पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, सीनेटर्स वगैरह सिलेक्ट होके जाते, इलेक्ट होके जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है ना वो अलग तौर से इलेक्ट होता है, और प्रेसिडेंशियल की खुद की कैबिनेट वगैरह होती है, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द क्या नाम है कांग्रेस। ठीक है, तो कोई डाउट फिलहाल? नो सर। ओके, सर आर्टिकल 368 किसके रिगार्डिंग होता है सर? अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं आप, वो उसके आर्टिकल 368 रहेगा। ठीक है, उसके लिए भी Sir, चैप्टर है, डोंट वरी। I also have a doubt, sir. You mentioned that Dr. B.R. Ambedkar was proudly saying that he ransacked the other constitutions. Ransacking means stealing, no, sir? रैंसैकिंग मींस खोजना, छानबीन करना, इन अ सेंस। देखो, किसी भी वर्ड के कंटेक्चुअल मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, अगर हम उसको तरीके से यूज करें, तो हियर ही मींस कि हमने सब कुछ ढूंढा। Okay. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में फीचर्स क्या थे? सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? वो होते हैं भाई आपके राज्यसभा वाले, जो नॉमिनेट होके जाते हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं आपके? जो आपके लोकसभा वाले, जो आपके इलेक्ट होके जाते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द इंटायर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उनको जवाब देना होता है। मेंबरशिप्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं, वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में क्या होता है, जो लीडरशिप होती है वो उस के पास रहती है जो गवर्नमेंट रूल कर रही है। अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, और अगर स्टेट के लेवल पे देखा जाए तो दैट इज चीफ मिनिस्टर। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा या फिर जो विधानसभा होती है वो अपनी 5 साल बाद डिसोल्यूट होती हैं, खत्म होती हैं। बीच में और भी प्रोविजंस होते हैं, लेकिन अभी मैं एक जनरल टर्म है 5 साल वाला यूज करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है अपनी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि अगर उसको लग रहा है कि कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स को विलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देगा। और उसी तरह दूसरे हाथ में जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन जो है वो
अमेंड कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपने ये कानून बनाया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको रद्द करते हैं। तो पार्लियामेंट फिर क्या कर सकती है? पार्लियामेंट उस कानून को अमेंड कर सकती है अपनी पावर का यूज करते हुए। पार्लियामेंट ने अगर उस कानून को अमेंड कर दिया तो फिर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर पाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से शाह बानो केस में हुई थी। उस टाइम पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ अलग डिसीजन लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस चीज को पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड करवा दिया, तो फिर दैट वाज नो लॉन्गर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंट्रीगेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंट्रीगेटेड जुडिशियल सिस्टम के सबसे टॉप पर है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके और नीचे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह, निचली अदालतें वगैरह, इन सबको पूरा सेक्शन। तो ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ये सारे कानून लागू करता है। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट का कानून भी लागू करेगा, वो सेंट्रल का कानून भी लागू करेगा। लेकिन यूएसए जैसी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहां पर जो सेंट्रल लॉज हैं वो अलग कोर्ट लागू करती है, फेडरल जुडिशरी करती है, और जो स्टेट लॉज हैं उसके लिए अलग स्टेट जुडिशरी है। ठीक है, वहां पर स्टेट के कानून अलग होते हैं, स्टेट की सिटीजनशिप भी अलग होती है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है, और सेंटर का अलग होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के कानून लागू करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, जहां पर आप हाईएस्ट कोर्ट अपील है, जहां पर अपील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के गारंटर है कि भाई अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो उसकी सुरक्षा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है वो। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस करे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, कि भाई आपको इतने टाइम तक कोई नहीं हटा सकता। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस रहती हैं। उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। उनके कंडक्ट के ऊपर आप विधानसभा वगैरह में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है उस पे। और वो लोग रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर उनको लग रहा है कि भाई आपने कोर्ट की अवमानना की है तो कंटेम्प्ट के अगेंस्ट आप लोगों को पनिश भी किया जा सकता है। प्लस सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि भाई जो पार्लियामेंट है वो इनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऊपर ऊपर की चीज है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में जाएंगे तो इसमें एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स को अभी आपको इतना समझना है कि पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे भी आपके बहुत अच्छे खासे डिटेल में कवर्ड होंगे। ये हमारे, लेकिन अभी मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे जस्टिसेबल रहते हैं नेचर में, मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो हैबियस कॉर्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, सेट्योरारी, क्यो वारंट, कुछ रिट्स होती हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है किसी भी इंसान के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। इनका डिस्कशन भी बाद में होगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम टू स्पीच हो गया तो आपने कुछ भी बोल दिया, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे restrictions हैं, ये सारे आपके इस चैप्टर में डिस्कशन होंगे। ठीक है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड कैन बी curtailed और रिपील्ड फॉर द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा नहीं कि भाई ये परमानेंट हो गए, अगर सरकार चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो आर्टिकल्स, जो आपके राइट्स आते हैं आर्टिकल 20 और 21 में, उनके अलावा बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये भी इमरजेंसी प्रोविजन में पड़ा होगा। फिर नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये स्टेटमेंट याद रखना कि विच पार्ट इज द नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज DPSP। इनको 4th पार्ट में डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है सोशलिस्टिक, समाजवादी, दूसरी है गांधीयन, गांधीवादी, और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली समाजवाद की स्थापना करने। हाँ जी सर, ये सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 वर्ड्स एक्चुअली मेंशन्ड है सर? मेरे ख्याल से ये मेंशन्ड नहीं है, ये बेसिकली एक आइडिया के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए हैं। कन्वीनियंस के लिए है सर ये तो, आई गेस।
सिर्फ बिल्कुल कन्वीनियंस कन्वीनियंस पर्पस के के लिए। लिए ताकि मतलब इजीली इनको काटेगा, क्योंकि सर काफी प्रिंसिपल्स जो है सोशलिस्ट के, जैसे 48 है सर, तो 48 गांधी में भी आ गया, सोशलिस्ट में भी आ गया, 48 ए ऐसे कुछ है तो वो सर इसमें बिल्कुल लिबरल बिल्कुल इंटेलेक्चुअल में भी आ बिल्कुल गया सर। बिल्कुल तो ये भाई, कंफ्यूजिंग है बिल्कुल सर थोड़ा सा। नहीं होगा कंफ्यूजिंग। अभी हम पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे ना, इनको लेके स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। तो अभी आपको बस बेसिक आइडिया लेना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। अभी आप बस बेसिक आइडिया लो। ये जितना आप इंडेक्स में अगर देखोगे ना, तो सबको लेके चैप्टर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मेंशन है ना, सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं भाई। तो बिल्कुल उसमें परेशान मत होना, क्योंकि इन सबको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जी सर, जी ठीक सर, है। ऑलराइट सर। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये लोगों में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है कि एक वेलफेयर स्टेट इंडिया में बनाया जाए जिसमें सबका भला हो। ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो जस्टिसेबल रहते हैं, जिनका अगर वायलेशन होता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने हालांकि बोला है कि भाई ये फंडामेंटल है, कंट्री में कोई भी आप पॉलिसी वगैरह ला रहे हैं तो इनको इनको देखते हुए करना चाहिए। लेकिन ये अगेन ये स्टेट के ऊपर है। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं स्टेट के ऊपर। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टेट इस मोरल ऑब्लिगेशन को फॉलो करे, है ना। मोरल ऑब्लिगेशन आपके पास क्या होता है कि भाई हमें चोरी नहीं करनी, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग चोरी नहीं करते, लोग करते हैं। इसी तरीके से सर मोरल ऑब्लिगेशंस बहुत सारे होते हैं। हाँ जी। सर ऐसा नहीं हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने सर डीपीएसपी से सर राइट टू एजुकेशन और सर राइट टू प्राइवेसी इन सब चीजों को डीपीएसपी से निकाल के सर फंडामेंटल राइट्स बनाया था, फिर गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग लॉज बनाए, ये ऐसा भी तो सब हुआ था। ये सब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें डिस्कस होगा भाई। ये सारी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, ये सब उसमें आएंगी। ओके सर। ठीक है। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ ना कि अभी आपको बस एक बेसिक आइडिया लेना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। इन सब के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं यार, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी ना आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा, ना आपको चीज समझ में आएगी, तो उसमें ऑर्डर में चीजें आएंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, उनको इंटरनल इमरजेंसी यानी कि 1975-77 के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से डाला गया था। ठीक है। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और 2002 के एक्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। बस आपको इतना जानना है। ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल होती हैं। उसको लेके कोई आपको पनिश नहीं कर सकता, कोई आपको कोर्ट नहीं ले जा सकता। फिर नेक्स्ट आता है सेक्युलर स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट की बात करता है। ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं देता है। कुछ प्रोविजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है एक नेचर में। कैसा? सबसे पहली बात, जो सेक्युलर वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 यानी कि इंटरनल इमरजेंसी के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, इनिशियली नहीं था। प्रियम्बल में बताया गया कि हर इंडिया के जो भी सिटीजन्स है उनको लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, फेथ और वर्शिप है, कि भाई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कि भाई सब बराबर हैं स्टेट के लिए। ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी सब किसी को। अगर सरकार कोई एडवर्टीजमेंट दे रही है तो उसमें सबको बराबर मौका मिलेगा। अभी आप में से कोई रिजर्वेशन वाली बात उठाएगा तो अगेन उसको लेके भी जब हम आर्टिकल स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो उनमें एक्सेप्शंस बताए गए हैं। ठीक है। सारे लोगों को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सेप्शंस हैं, तो हम डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कि जो निगेटिव कंसेप्ट आता है सेकुलरिज्म का, वो इंडियन सिचुएशन में लागू नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मल्टी रिलीजियस है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज वगैरह हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कंसेप्ट जो है सेकुलरिज्म का वो फॉलो किया गया है कि भाई हम किसी से दूरी नहीं बनाएंगे, हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे सारे रिलीजन्स को, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। ये सेकुलरिज्म का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, कि कोई भी सिटीजन जो 18 साल से कम का नहीं होगा वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट के, रेस के, रिलीजन के, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, इन सब के डिस्क्रिमिनेशन के बिना वो वोट कर सकता है। जैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ करता था कि सिर्फ मेल्स ही वोट कर सकते हैं, या फिर जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे खत्म कर दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो वोटिंग एज है उसको 18 कर दिया गया 21 से। 1989 तक 21 एज हुआ करती थी वोटिंग की, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू उसको 18 कर दिया गया। ठीक है, फिर सिंगल सिटीजनशिप का आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मतलब भाई हमारे पास सेंटर भी है, स्टेट भी है, और ड्यूअल पॉलिटी की बात भी होती है, सेंट्रल स्टेट्स की अलग अलग बात होती है, लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ सिंगल रहती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सारे सिटीजन, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कहीं भी रह रहे हों, कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, उनके पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स रहेंगे। जैसा जम्मू कश्मीर का बंदा उसके पास भी सेम रहेंगे, कन्याकुमारी में जो बंदा है उसके पास भी सेम रहेंगे, दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो लेजिस्लेटिव आपके पास होती है, जैसे कि पूरी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा होती है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूटिव हो गई, और जुडिशियल ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। इसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी होती हैं। इन इंडिपेंडेंट बॉडीज को बुलवर्क्स कहा गया, यानी कि पिलर कहा गया हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की वजह से ही इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट के, स्टेट विधानसभाओं के, प्रेसिडेंट के ऑफिस के, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के। सीएजी की पोस्ट होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे हिसाब खातों को देखते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि भाई ये लोग एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खर्चा उन्होंने किया, उसकी लीगैलिटी को देखते हैं, उसकी प्रोप्राइटी को देखते हैं कि भाई ये खर्चा करने का अधिकार इनको है कि नहीं है। फिर यूपीएससी आती है, जिसके एग्जाम आप दोगे, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है रिक्रूटमेंट के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर्स पे एडवाइस भी करती है। तो यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन वगैरह, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ाई जाएंगी। फिर एसपीएससी का भी सेम रोल रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि ये जो बॉडीज हैं ये इंडिपेंडेंट रहें, इनके काम में ज्यादा इंटरफेयर ना हो, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिए गया है, फिक्स सर्विस कंडीशंस दिए गए हैं, और उसके साथ साथ इनकी जो तनख्वाह वगैरह है, जो एक्सपेंडिचर है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को भी काफी अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया गया है, ताकि प्रेसिडेंट कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है उससे मैचअप कर सके। ठीक है, इसकी रैशनैलिटी क्या थी कि हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके, जो हमारा पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर कोई हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, अगर इंडिया के अंदर ही कोई गृह युद्ध की स्थिति हो रही है, तो कुछ अलग अलग तरह की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी होती है अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रेवेलियन हो रहा है कंट्री के अंदर, तो नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, वो अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, किसी का फेवर ले रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो उस, या फिर सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, तो जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की आज्ञा से स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी थ्रेट आता है तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, स्टेट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चले जाते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि इमरजेंसी के दौरान जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं होता है यूनिटरी में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 3 टियर गवर्नमेंट पे। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से एक 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो इसमें आपको बेसिक चीज मैं बताता हूँ, 2 चीजें आती हैं। पहले आता है पंचायत, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरी आती है म्युनिसिपैलिटीज। तो इनको लेके भी पूरे 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उनको प्रोटेक्ट वगैरह किया गया। ये फंडामेंटल राइट बनाया गया कि भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इंक्लूड किया गया स्टेट पॉलिसी में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपको प्रमोट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया 9th बी, उसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में स्पेसिफाइड कर रखा है उसके बारे में। ठीक है, and criticism we don't have to study। ये चैप्टर सॉरी ये भी आपको नहीं देखना। ये सब आपके बाद में धीरे धीरे आते जाएंगे, तो आप उनको उस टाइम पे कवर कर सकते हो। अभी बस आपको एक जनरल आइडिया लेने के लिए है इसमें। ठीक है, बाकी यहाँ शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, कौन से शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है, सेकंड शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है, वैसे ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में आता है आपका सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या चीजें बोरो करी गई हैं? फेडरल स्कीम बोरो की गई है। ठीक है, जो गवर्नर का ऑफिस होता है वो बोरो किया गया है, जुडिशरी से रिलेटेड फीचर्स हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो संसद में कैसे कार्रवाई होती है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव जो रिट्स वगैरह होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, बाई कैमरिज्म मतलब कि लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम, 12 हाउस वाला सिस्टम, लोअर हाउस अपर हाउस वाला सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges and post of vice president। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा बड़ी चीज ली गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, और रेसिडेंशियल पावर्स इन द सेंटर। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट ली गई है और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूएसएसआर रशिया जो भी प्रेजेंट है वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, उसके साथ साथ आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल में से लिए गए हैं, प्रियम्बल के लिए लिए गए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियल्स हैं उनको लिया गया है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से राज्यसभा का जैसे कार्रवाई चलती है, जो प्रोसीजर है और अमेंडमेंट की जो चीजें आती हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हो, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, एक सेकंड, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, कानून वगैरह कई सारी चीजें हैं, वो टेक्निकलिटीज ली गई है। हाँ जी बोलिए सर। एक जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं सर, उनमें सर वो एक बार समझा देंगे सर, आप रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती है और नॉर्मल पावर्स क्या होती है? नहीं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, स्टेट्स और सेंटर का जब चैप्टर आएगा उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है उसका। अच्छा सर, शेड्यूल्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। शेड्यूल्स आपको बस पता होना चाहिए भाई किस शेड्यूल में क्या है, कभी कभार क्वेश्चन आता है, और अब तो मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, मतलब आता नहीं जनरली, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है। 12 ही शेड्यूल है, 12 या 14। एक बार बता देंगे शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल्स में कैटेगराइजेशन कर रखा है अलग अलग टॉपिक्स का, ये रहा शेड्यूल, अपनी कन्वीनियंस के लिए संविधान में बनाया गया। फर्स्ट शेड्यूल में ये स्पेसिफिक चीजें कवर कर ली, सेकंड शेड्यूल में कॉमन कॉमन टॉपिक्स हैं उनको एक एक शेड्यूल में रखा गया। ठीक है सर, आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह बता सकते हैं, मतलब आप अलग से कोई पीडीएफ वगैरह देंगे? कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही नहीं भाई, कोर्स कंप्लीट होने के होते होते ही मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। अभी इस चैप्टर में आपका एक बेसिक बता रहा हूँ ना, एक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि भाई है क्या, आपको पढ़ना क्या है। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये स्किप हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी चीजें डिस्कस करी है सबके ऊपर एक बड़े बड़े चैप्टर है भाई, तो वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो सारी चीजें उसमें आएंगी। सर फिर मतलब ये जो चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई ये आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रीएम्बल होता क्या है, उसको कब अडॉप्ट किया गया, तो आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे?
है ना? राइट। तो आपको पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके आते हैं, ठीक जी है? सर, जी तो डू नॉट डिस्कार्ड इट, यस। ठीक है? तो चलो एक और चैप्टर कंप्लीट हेलो करेंगे। हाँ जी, बोलिए हेलो सर, ये बोलिए फिर बोलिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है कि फेडरल है? फिर क्या? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हम्म। वो फेडरल हुआ ना फिर, या फिर क्वासी हाँ फेडरल? भाई, फेडरल कहा तो फेडरल जाता है, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिटरी भी हैं, इट इज तो कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल होगा। ठीक है? तो अब हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बात की गई प्रियम्बल की, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें पहले प्रीफेस होता है कि व्हाट दिस बुक इज गोइंग टू बी अबाउट, इस बुक में किस चीज के बारे में बातें की गई हैं। तो प्रियम्बल वही है, ठीक है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या फिर एजेंस को मतलब कैप्चर करता है कि भाई एग्जैक्टली किस बारे में आपको आगे पढ़ना है। तो एन.ए. पालकीवाला, ही वाज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को। तो प्रियम्बल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दैट वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, ठीक है? और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट भी कर लिया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इसको अमेंड किया गया। इसमें 3 नए वर्ड्स डाले गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक है? ये तीनों वर्ड्स याद रखना भाई। अभी प्रेजेंटली आपका प्रियम्बल क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो चीजें नॉन बोल्ड है ना, ये आपके लिए जरूरी है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब इसके एक एक वर्ड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से डिराइव करता है। तो प्रियम्बल स्टेट्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिराइव्स इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया से अथॉरिटी ली जाती है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी स्टेब्लिश हो गई। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये इंडिया स्टेट को क्या बताता है? इट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कवर हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव बताता है, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये गोल हमें अचीव करने हैं। और डेट ऑफ एडॉप्शन भी बताता है, दैट इज नवंबर 26, 1949। फिर कीवर्ड्स की बात आती है, इसके कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सब इनके बारे में बात की गई, इनको एक्सप्लेनेशन ऑफ बात करेंगे। सबसे पहले आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब रहता है कि इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कि भाई इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी का वेसल स्टेट नहीं है, किसी का डोमिनियन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट है। कोई अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को अपने हिसाब से चला सकता है, ठीक है? हालांकि 1949 में इंडिया ने अपनी जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ नेशंस की वो डिक्लेयर करी, एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो कॉमनवेल्थ का हेड रहेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है और इंडिया की संप्रभुता पर या सोवरेनिटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबरशिप ले रखी है और भी बहुत सारी क्लब्स की मेंबरशिप ले रखी है, तो उसके लिए भी इनकी सोवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और सोवरेन स्टेट है इंडिया, इसलिए इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, किसी को दे सकता है, फॉरेन स्टेट को, ये काम भी इंडिया कर सकता है। फिर दूसरा आता है सोशलिस्ट। इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के दौरान ऐड किया गया था, ठीक है, डीपीएसपी के थ्रू। तो पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद की बात काफी ज्यादा होती थी, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा था।
लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का फॉलो किया कि भाई हम जो देश में समाजवाद फैलाएंगे, समाजवाद वाला रूल होना चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने इमरजेंसी के दौरान इस चीज को डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन ब्रांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म आपका कहाँ यूज होता है? वेनेजुएला में, जो आपका फेल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये वो स्टेट सोशलिज्म होता है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है कि वो लोग सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का और जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है उन सबको वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे हटा देते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही है, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसको बोलेंगे नेशनलाइज कर दी, इसका जो भी प्रॉफिट है वो स्टेट के पास जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि देखो, आप अगर किसी कैपिटलिज्म के अंडर रहते हैं या फिर कह सकते हैं फ्री मार्केट के अंदर में रहते हैं, तो आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब 2 फैक्ट्री बनाएंगे, 3 फैक्ट्री बनाएंगे, उस चीज को फर्दर आप फैलाएंगे। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि भाई आपका जो भी पूरा प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ले जा रही है, आपको फिक्स्ड सैलरी दे रही है, तो मेरे ख्याल से आपका काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो ये होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कि भाई सब चीजों को नेशनलाइज कर दो, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सब सरकार की संपत्ति है। तो जब सब सरकार की संपत्ति हो जाएगी तो फिर कोई इंसान क्यों ज्यादा मेहनत करेगा? वो मेहनत नहीं करेगा, सीधी सी चीज है ना? तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये था कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है, कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपकी स्टेट की जो बस सर्विस है वो भी चलेगी, और उसके साइड बाय साइड आपकी जो प्रीमियम वॉल्वो बस सर्विसेज है वो भी चलेंगी। ठीक है, स्टेट में जाना चाहे स्टेट में चले जाइए, आपको प्राइवेट में जाना तो प्राइवेट में चले जाओ। लेकिन कुछ कुछ चीजों में क्या होता है ना, उसमें स्टेट ही अपना होल्ड करती है, जैसे कि रेलवेज होगी। ठीक है, अब एयरलाइंस का एग्जांपल दे लो, देख लो आप, एयरलाइंस में भी गवर्नमेंट का एयर इंडिया हुआ करता था, इसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी, वो भी अपनी चलाती थी जहां आपको जाना है। तो हमारा जो सोशलिज्म है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। फिर सेकुलरिज्म का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कि सेक्युलर स्टेट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो संविधान निर्माता हैं, वो कुछ ऐसा ही राज्य बनाना चाहते होंगे, ऐसे ही उनकी तमन्ना रही होगी। ठीक है, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा आपको पता है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात की गई है, कि भाई सबको सपोर्ट रहेगा, सबको सेम स्टेटस रहेगा, किसी से दूरी नहीं बनाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी होती है जो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है, वो सोवरेनिटी के ऊपर बेसिस में रहती है, कि भाई पॉपुलर सोवरेनिटी, कि भाई अगर लोग जो हैं वो किसी स्पेसिफिक पार्टी को रूल देना चाहते हैं तो उसको वोट करेंगे। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी को देना चाहते हैं तो वो उसको वोट करेंगे। अगर उनको कांग्रेस पसंद है तो वो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, अगर वो उनको बीजेपी पसंद है तो वो बीजेपी के लिए करेंगे। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग मतलब अपनी कुछ पावर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या नाम है एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइसेस होते हैं, रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइट होता है। रेफरेंडम जनरली कुछ वो चीज होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक डिसीजन के लिए लोगों से वोट करने को कहा जाता है। ठीक है, कि ये स्पेसिफिक डिसीजन है, ये हम लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएट करती है, इसके लिए आपको वोटिंग करनी है, लोग उसके प्लस में या अगेंस्ट में वोट करते हैं, उसके हिसाब से उस डिसीजन को लिया जाता है। ठीक है, फिर इनिशिएटिव आता है। इनिशिएटिव में भी क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक डिसीजन लिया जाना है, उसके लिए भी लोगों से पूछा जाता है, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं होता। ठीक है, कि भाई हाँ इसके लिए जिस लोगों को वोट करना है वो प्लस में वोट करेंगे, सिंपल। और रेफरेंडम में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। फिर आता है रिकॉल। रिकॉल में भाई ये चीज रहती है कि आपको कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई नेता है, कोई मान लो प्रधानमंत्री ही है, आपको वो नहीं पसंद आ रहा, तो भाई उसके रिकॉल के लिए अगर प्रॉपर आपके पास स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है तो उसके रिकॉल का जो प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई आपको ये बंदा नहीं पसंद, तो भाई आपने वोटिंग स्टार्ट कर दी और उस बंदे के सब्स्टिट्यूट पे दूसरा बंदा भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइस के अंडर में आता है। और तीसरा था प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड भी एक तरीके से रेफरेंडम का ही सब पार्ट कहते हैं। उसमें भी जनरली कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है तो उसके लिए पब्लिक को वोट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के द्वारा,
मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, हम लोगों ने विधायक को चुना, हम लोगों ने एमएलएज को चुना या फिर एमपीज को चुना, सांसद को चुना, वो हमारे बिहाफ पर जाके पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारे बिहाफ पर जाके बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और गवर्नमेंट के साथ मिलके लॉज बनाएंगे। तो ये तो दो टाइप की डेमोक्रेसी, सॉरी इस टाइप की डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट टाइप की। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपकी दो टाइप की होती है, पहली पार्लियामेंट्री और दूसरी प्रेसिडेंशियल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की गई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि जो करंट सरकार है, वो लेजिस्लेचर यानी कि जो करंट पार्लियामेंट है, उनके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल रहेगी। सरकार कोई भी पॉलिसी बना रही है, कोई भी एक्शंस ले रही है, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल रहेगी उनके लिए भाई, कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है। कोई भी मेंबर खड़ा होकर बोल सकता है कि आप इसके बारे में ये सवाल का जवाब दो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि चाइनीज एग्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज पे। हर मिनिस्टर को अप टू डेट रहना पड़ता है कि भाई इस क्वेश्चन को लेके लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हाँ ये कुछ जरूरी नहीं है। फिर आता है रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक होती है मोनार्की और दूसरी रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है सर वो रहता है सर किंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर प्लीज एक बार फिर से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझा दीजिए ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें आप लोग अपना विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर एमपी, सांसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको आप वोट देके चूज करते हो। जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, उनमें इलेक्ट करके भेजते हो। उसके साथ साथ जब आपको स्टेट में आपको चीफ मिनिस्टर चूज करना होता है, तो उसके लिए भी आप एमएलए वगैरह को इलेक्ट करके भेजते हो। सो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि आप नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो बंदा जो आपके बिहाफ पर चूज होके गया, इलेक्ट होके गया है, वो जाके लॉज वगैरह बनाएगा। सर ठीक है, फिर हम ओके आते हैं सर। रिपब्लिक की। जैसे बात कर रहे थे कि मोनार्की और रिपब्लिक दो तरह की चीजें होती हैं। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जनरली कोई किंग या फिर क्वीन रहता है। हेरिडिटरी पोजीशन रहती है, जैसे कि आपका ब्रिटेन में है कि अभी क्वीन की डेथ हुई तो उनके बेटे जो हैं किंग चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, ही वाज द किंग। तो हेरिडिटरी पोजीशन रहती है कि भाई माँ से बेटे को या फिर बाप से बेटे को मिलती है। ठीक, सक्सेशन के थ्रू आता है वो। और रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे कि यूएसए में। ठीक, तो जैसे उनके प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो टर्म रिपब्लिक है हमारे प्रियम्बल में, उसका हिसाब से इंडिया का एक इलेक्टेड हेड होता है, दैट इज प्रेसिडेंट। और उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट किया जाता है? क्योंकि हम लोग मिलके चूज करते हैं अपनी वोटिंग से एमएलएस को। ठीक है, एमएलएस क्या करते हैं, मिलके चूज करते हैं एमपीज को जो राज्यसभा में जाते हैं। और इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हो गए, लोकसभा के जो मेंबर्स हो गए, जो आपकी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर एमएलएस वगैरह हो गए, ये सब मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मतलब हम उसको डायरेक्ट चूज नहीं करते। ठीक है, फिर सर जस्टिस बॉर्डर। हाँ, सर राज्यसभा और लोकसभा के लीडर अलग अलग क्यों होते हैं? अलग अलग ही होंगे यार, दोनों हाउसेज अलग अलग हैं तो लीडर्स तो अलग होंगे ही भाई। नहीं मतलब लोकसभा का लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है और राज्यसभा का लीडर अभी जैसे कि राज्यसभा का पीयूष लीडर जो गोयल है, भी, तो ये दोनों अलग ये अलग क्यों है? ये अलग अलग इसीलिए है क्योंकि भाई एक ही बंदा एक साथ दोनों जगह की मेंबरशिप नहीं ले सकता। तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट करके भेजते हैं कि भाई, अगर जैसे मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के मेंबर्स थे, तो उन्होंने लोकसभा में किसी को नॉमिनेट कर रखा था अपने बिहाफ पर। सिमिलरली अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, तो उन्होंने राज्यसभा में अपने हिसाब से नॉमिनेट कर रखा है किसी को। ओके सर। ठीक, फिर जस्टिस आता है। तो जस्टिस जो हमारा प्रियम्बल में ना, उसने तीन अलग अलग तरह की बात की है, इम्ब्रेसेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है पॉलिटिकल, जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू सिक्योर्ड है। सोशल जस्टिस क्या होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। कि भाई समाज जो सोशल तौर पे देखा जाए तो आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान न्याय तौर पे न्याय होगा। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप अमीर हैं, गरीब हैं, इसके हिसाब से जस्टिस नहीं दिया जाएगा, जस्टिस लॉ सबके लिए बराबर है।
पॉलिटिकल जस्टिस, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, किसी को मनाही नहीं रहेगी। तो जो आइडियल है आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के, ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से डिराइव किए गए हैं। फिर आता है लिबर्टी। तो जो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, कि आपकी गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी और साथ ही साथ आपको मौके उपलब्ध कराए जाएंगे, आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, आप अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो जो प्रियम्बल है वो किस तरह की लिबर्टी देता है हम लोगों को? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीफ की, कुछ भी समझ सकते हैं आप, फेथ की, वर्शिप की, और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आपको जो कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल हैं अगर उनका वायलेशन होता है। तो जो आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, वो प्रियम्बल में हमारे लिए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 1799। फिर लास्ट में टर्म्स आता है आपका इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि भाई किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी का फेवर नहीं किया जाएगा, किसी भी, सबको बराबर मौके दिए जाएंगे और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस प्रोविजन में भी 3 डायमेंशंस आते हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो सिविक इक्वलिटी में आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोविजन नहीं रहेगा, ठीक है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी रहेगी सब लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है वो एबोलिश कर दी जाएगी, टाइटल्स वगैरह हैं वो एबोलिश कर दिए जाएंगे, ये सारे हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड की भावना। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस। कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे प्रमोट करता है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन लागू कर दिया है। कोई इंसान ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप भी है और यूएसए की सिटीजनशिप भी है, वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा। ठीक है, और तो इसी प्रोविजन को खत्म करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप है कि भाई या तो आप इंडिया की सिटीजनशिप रखोगे या फिर नहीं रखोगे। ठीक है, ड्वेल वाला सिस्टम नहीं रहेगा, दो आप एक साथ नहीं ले सकते। एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने कहा द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि हम जो सोच रहे थे, जो हम समझ रहे थे, जिसका हमने सपना देखा था, प्रियम्बल वही चीजें डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है। और के एम मुंशी ने कहा कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से हॉरोस्कोप है, मतलब कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारा देश किस तरीके से होगा। फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, वो हम प्रियम्बल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक बहुत मेजर झगड़ा, ठीक है, कि भाई प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो जो मेजर कंट्रोवर्सीज थी प्रियम्बल की कि भाई ये है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या था, बेरूबारी यूनियन केस आता है 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो जनरल पर्पसेस शो करता है, कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको लेके अपनी इन डेप्थ दिखाता है, सोच दिखाता है, थॉट्स को दिखाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो भी सोचा समझा था उस चीज को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, फर्दर where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, तो कई टर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे होते हैं जो एम्बिगियस होते हैं, जिनकी एक से ज्यादा मीनिंग निकाली जा सकती है। ठीक है, उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रियम्बल में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे कहा, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया बेरूवारी यूनियन केस 1960 में। सब कुछ कहा कि भाई ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट केस आता है केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर ओपिनियन रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट केस आता है LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिटरेट किया, फिर से कहा कि प्रियम्बल जो है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
इसीलिए करंट ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का है वो हमें मैटर करना चाहिए, तो वो ये है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो जो चाहते थे उसके हिसाब से ही प्रियम्बल है। लेकिन फिर भी दो चीजें नोटिस की जानी चाहिए, वो ये कि प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब प्रियम्बल का फायदा उठा के आप जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो एक्स्ट्रा पावर्स यूज नहीं कर सकते, और ना ही उनकी पावर्स पे आप रोकथाम कर सकते हैं। दोनों चीजें कही गई। दूसरी, इट इज नॉन जस्टिसेबल, कि इसके प्रोविजंस को आप कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके नहीं इन्फोर्स करवा सकते। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर एमिनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल की बात आती है कि भाई इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? तो द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले आया केशवानंद भारती केस 1973 में। तो उस टाइम ये कहा गया कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 1960 में बोला था गवर्नमेंट ने कि प्रियम्बल हमारा इसका पार्ट नहीं है। तो जो पेटिशनर थे केशवानंद भारती, उन्होंने ये बोला कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 की, उसके लिए आप ना ये नहीं कर सकते कि भाई जो फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया जो प्रियम्बल में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन फिर उसके बाद में डिसीजन दिया कि प्रियम्बल जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो हमारा पहले वाला ओपिनियन यूनियन केस में वो हमने गलत करार दे दिया, और प्रियम्बल जो है उसको आप अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन शर्तें लागू कर दी। ठीक है, कि जो बेसिक फीचर्स हैं उनके साथ में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रियम्बल में है, उसको आप अल्टर्ड नहीं कर सकते आर्टिकल 368 का सहारा लेके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, अब ये बेसिक फीचर वाली बात आती है ना, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये भी एक मोरल वाली चीज आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि भाई ये बेसिक फीचर्स क्या है। ठीक, तो जब भी इसको लेके अगर कभी झगड़ा होगा तो उसी टाइम पे डिस्कशन होगा और डिसीजन होगा कि बेसिक फीचर्स इसमें कौन से हैं। हालांकि जो कीवर्ड्स वगैरह यूज किए गए हैं उन्हीं को हम बेसिक फीचर्स मानते हैं कि उनको अब चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब नई चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन जो चीजें एग्जिस्टिंग है उनको नहीं हटाना। उनका मतलब ये था। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो एक ही बार अमेंड किया गया था 1976 में, पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपके 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, और बाद में इनके अमेंडमेंट को कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। कल हम कवर करेंगे, वन सेकेंड, कल हम कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप। उसके बाद का जो सेशन होगा उसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी, और साथ में अगर पॉसिबल हुआ तो अमेंडमेंट भी हम इस वीक में कवर कर लेंगे। सर हाँ भाई बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में एक सिलेबस दिखाया था हम लोगों को, हम्म, तो सर आप एक बार उसको फिर से एक बार शेयर कर सकते हैं क्या? मैं कर दूंगा जो शेयर, मैं स्लाइड चैप्टर, भेज दूंगा ग्रुप में। जी 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 सर। और कुछ? सर यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू। क्लास के बाद थोड़ा शक्लें देख लिया करो। सर केस में हुआ क्या था? किसमें? ये जो केशवानंद भारती केस है, ये केस मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो इसमें ना जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनमें आप लोगों की क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन अगर हम उस डायरेक्शन में चले गए ना तो हम थोड़ा दूर निकल जाएंगे, तो हमें उतना दूर जाना नहीं है। ठीक है, एक्चुअली होता सबके, कई लोगों के साथ, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी एकदम जाग जाती है। जैसे मुझे पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो पढ़ते पढ़ते मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वो उधर इधर उधर निकलने में ही क्या होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा फोकस करना है मेन चीजों पे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे, और जैसे जैसे इनका रेफरेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, इनको बाद में कवर करते जाएंगे। आप लोग के डाउट्स वैलिड हैं, आप पूछो। चीज को कभी ये मत सोचना कि डाउट्स नहीं पूछना, डाउट पूछो। अगर मुझे लगेगा कि अभी आंसर करना है तो मैं अभी उसका जवाब दे दूंगा, अगर मुझे लगेगा बाद में आंसर करना है तो मैं उसका बाद में जवाब दे दूंगा। ठीक है,
सर फिलहाल तो ये जो चल रहा है ये सिर्फ प्रीटेक्स्ट वाला पार्ट चल रहा है ना सर, अभी उसके बाद में जो मेन कंटेंट है सर, मतलब वो भी स्टार्ट होना है सर, है ना? अभी तो सर ऐसे क्वेश्चन था। मेन कंटेंट उसके बाद स्टार्ट होगा, लेकिन अभी भी जो आया है इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जी जी सर, बिल्कुल कौन से बिल्कुल। नहीं, वो ट्रेड एक आइडिया लिया था सर कि मतलब बेसिक क्या है कैसे है सर, वही चीज। बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट। Yeah, भैया, हम्म Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism. Why it is so? Could you क्या? please? Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism. ये बहुत ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, अभी मत पूछो मुझसे, ठीक है? इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो अभी पूछोगे तो फिर पूरी Sure, क्लास sure. को वो होगा, ठीक है? इसके लिए प्राइवेट डीएम करना, उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। Surely, thank you. नेक्स्ट। बस, और कोई डाउट नहीं? Yeah, ठीक है, one more. तो Yeah. हाँ बोलिए प्रकाश। ठीक है, Yes, तो मैं sir. एक चीज बता देता हूँ, आप में से कई लोग जो हैं वो गूगल ग्रुप में ऐड हो गए, मुझे पहले पता नहीं था कि उसकी डेली लिमिट भी होती है, तो कई सारे लोग जो हैं वो अभी तक ऐड नहीं हो पाए, तो बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं उन लोगों को मैं कल ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो गूगल ग्रुप कल शाम तक मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ करेगा कि जैसे ही क्लास कंप्लीट हुआ करेगी, उसकी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैं ड्राइव पे अपलोड करने के बाद गूगल ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, तो आप सबके पास मेल आ जाया करेगा और उसके थ्रू आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 2 दिन के लिए थोड़ा सा बेयर अप कर लेना, 2 दिन बाद आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और एक और चीज भाई, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ा करो यार, मैं 10 बार एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, वो बार बार वही चीज कर रहे हो। एक बार इंस्ट्रक्शन में एक एक कीवर्ड अच्छे से समझ लिया करो। बंदे मैसेज कर रहे हैं कि सर नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ कि इस पे मैं चेक करो, हाँ सर आ गया। कम से कम ऐसे मैंने 15-20 मैसेज टैकल किए, और मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई पहली लिस्ट में, वो लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो लोड मत लो, लेकिन फिर भी सर भेजो, सर भेजो, सर भेजो। अरे रुक जाओ यार, कहीं नहीं जा रही रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी, ठीक है? उसके बारे में परेशान मत हो, ठीक है? ऑल सेट। सर हाँ सर सर, बोलिए थैंक यू सर। सर। सर हर्ष क्या? है। हाँ हर्ष बोलो। सर सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर जैसे आपने आज ये पॉलिटी का सर ये आपने समझाया सर, सर इस पे नोट्स और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? एग्जाम मतलब कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा ना आपको वो सब, क्वेश्चन सॉल्विंग के सेशंस होंगे, तो क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सर वो मैं सोच रहा था कि डेली का डेली हो जाएगा तो पाइल अप ना हो जाए वीकेंड पे। तो जहां जहां मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, देखो हर्ष, इसको आप अलग से ऐसे करना चाहोगे ना, तो अलग से करने के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। जनरल ओके सर। साइंस, जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बुक किसी ने शेयर नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसके ग्रुप में, आप उस बुक को रेफर कर सकते हो अगर आपको अभी की अभी प्रैक्टिस जैसे करनी है तो उस बुक में टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो उसके क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी इनएक्यूरेसीज ज्यादा है, तो उसकी क्वेश्चंस की इनएक्यूरेसीज चेक करने के लिए आपको बार बार थोड़ा गूगल भी करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बुक काफी अच्छी है, मैंने भी स्टार्टिंग में उससे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, तो अगर यूसेट आपको की बात डेट करेंगे भी, सर। मैं लिंक शेयर कर दूंगा भाई ग्रुप में, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है? बाकी मेरे जो क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ओके सर। ठीक है? सर समझ गया सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब लोग जाओ खाना वाना खाओ। जय हिंद। जैन सर, थैंक यू। जय हिंद सर, Yes, sir. थैंक यू।